चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। परीक्षा से संबंधित क्वेश्चन है। उस ईरानी संत का नाम क्या था जो कश्मीर में इस्लाम धर्म के संस्थापक थे? तो उस ईरानी संत का नाम क्या था जो कश्मीर में इस्लाम धर्म के संस्थापक थे? उनका नाम था मीर सैयद अली हमदानी। तो राइट ऑप्शन होगा जो वो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उस यूनानी शासक जो सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था, तो वह जो सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था, वो जो आया था वो मेगास्थनीज आया था। मेगास्थनीज ने एक अपनी महत्वपूर्ण पुस्तक भी लिखी है जिसका नाम इंडिका है। फाहियान भारत के किसके शासनकाल में आया था? तो फाहियान भारत में किसके शासनकाल में भारत आया था? तो फाहियान जो आया था वो भारत में चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। यह एक चीनी यात्री था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चीनी विद्वान ने भारत में बौद्ध धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया? तो किस चीनी विद्वान ने भारत में बौद्ध धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया? तो वह है जुआन झांग यानी कि हैंसोंग बोलते हैं, दो नाम है, उसको नाम भी दिया गया है। तो राइट ऑप्शन जो होगा वो ए हो जाएगा। 1266 से 1287 के दौरान दिल्ली का शासक कौन था? तो 1266 से 1287 के दौरान जो दिल्ली का जो शासक था वो गयासुद्दीन बलबन था। तो राइट ऑप्शन जो होगा वो भी हो जाएगा, गयासुद्दीन बलबन। यह अपनी कट्टर नीति के लिए जाना जाता था और इसने रक्त एवं लोह की नीति अपनाई थी और सिजदा एवं आबोस की जो नीति होती है ना, वो भी इसने चलाई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुल्तान अशोक स्तंभों को दिल्ली लेकर आया था? तो निम्नलिखित में से कौन सा एक सुल्तान जो अशोक स्तंभों को दिल्ली लेकर आया था? अशोक एक मौर्य वंश का शासक था जिसने अपने कई स्तंभों का निर्माण करवाया, पर इसका जो राइट ऑप्शन होगा जो अशोक स्तंभों को दिल्ली लेकर आया था उसका नाम है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक राइट ऑप्शन होगा, फिरोज शाह तुगलक। क्वेश्चन नंबर 10वां है, दिल्ली, जयपुर एवं बनारस और मथुरा, उज्जैनी ये खगोलीय वेधशालाएं किसने बनवाई थी? दिल्ली, जयपुर, बनारस, मथुरा और उज्जैन में खगोलीय वेधशालाएं किसने बनवाई थी? तो राइट ऑप्शन बी होगा, सवाई जयसिंह। सवाई जयसिंह। क्वेश्चन नंबर 11 है, पृथ्वीराज तृतीय ने 1191 ईस्वी में एक अफगान शासक को पराजित किया था। वह अफगान शासक कौन है? तो पृथ्वीराज तृतीय ने एक जो अफगान शासक को पराजित किया वह अफगान शासक है मोहम्मद गौरी, सुल्तान मोहम्मद गौरी। राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, सुल्तान मोहम्मद गौरी। क्वेश्चन नंबर 12 है कि क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि अकबर के संरक्षण में मानसिंह द्वारा अपना प्रथम सैन्य अभियान किसके विरुद्ध किया गया था, यानी कि किसके विरुद्ध चलाया गया था? तो अकबर के संरक्षण में मानसिंह द्वारा अपना प्रथम सैन्य अभियान जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा सर्जन हाड़ा के विरुद्ध चलाया गया था। सर्जन हाड़ा के विरुद्ध चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा राजपूत द्वारा निम्नलिखित में से कौन जो मंदिर हैं वो राजपूतों द्वारा निर्मित किए गए हैं? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, सूर्य मंदिर, दिलवाड़ा मंदिर, लिंगराज मंदिर। सूर्य मंदिर, दिलवाड़ा मंदिर, लिंगराज मंदिर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये लिखा है 14वां क्वेश्चन आ गया है कि क्वेश्चन नंबर 14, राणा कुंभा ने किसको हराया और चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया? तो राणा कुंभा ने किसको हराने के बाद चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया? तो वह जो हो जाएगा राइट ऑप्शन, एक सेकेंड, हाँ अब सही है। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा डी, महमूद खिलजी। महमूद खिलजी को हराने के बाद में उन्होंने चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 15 है, महाराज सवाई प्रताप सिंह द्वारा हवा महल का निर्माण जो करवाया गया है वह कब करवाया गया? तो महाराज सवाई प्रताप सिंह द्वारा जो हवा महल का निर्माण करवाया गया है वह 1799 ईस्वी में करवाया गया है। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। महाराजा सवाई प्रताप सिंह द्वारा हवा महल का निर्माण करवाया गया है, तो वो किस वर्ष करवाया गया? 1799 ईस्वी में करवाया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यह है क्वेश्चन नंबर 16, जब राजपूताना रियासतों के साथ 1818 ईस्वी में संधियां हुई तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जब राजपूता रियासतों के साथ 1818 की संधियां हुई तब
भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ए, वारेन हास्टिंग। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है वो ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। हल्दी घाटी का युद्ध जो लड़ा गया था वो कब लड़ा गया था? तो हल्दी घाटी का युद्ध जो लड़ा गया था वो 18 जून 1576 ईस्वी को लड़ा गया था। तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें लिखा है कांच के गिलास में पानी में रखा नींबू किनारे से देखने पर वास्तविक आकार से बड़ा प्रतीत होता है। इस घटना के पीछे का कारण क्या है? तो इस घटना के पीछे का कारण जो हो जाएगा वो प्रकाश का अपवर्तन हो जाएगा। 1 सेकंड का समय चाहिए अभी। तो इसमें यह भी होता है कि जैसे पानी की बाल्टी में कोई छड़ है वो टेढ़ी दिखाई देती है, या कोई सिक्का डला है पानी में तो वो ऊपर उठा हुए यानी कि ज़्यादा गहराई में ना दिखाई देते हुए ऊपर की तरफ ज़्यादा दिखाई देता है। तो ये जो है वो प्रकाश के अपवर्तन होने के कारण और भी हैं, और भी इनसे संबंधित क्वेश्चन आते हैं, वो अगली वीडियो में हम लेकर आएंगे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 19 है, जो प्रोस्टेट ग्रंथि डैश के नीचे होती है। तो प्रोस्टेट ग्रंथि किसके नीचे होती है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, मूत्राशय के नीचे। अब ये लिखा है किसी वस्तु की स्थिति या विन्यास पर आधारित ऊर्जा डैश डैश कहा जाता है, यानी कि किसी वस्तु या विन्यास पर आधारित ऊर्जा को क्या कहा जाता है? तो वो जो ऊर्जा होगी वो स्थितिज ऊर्जा होगी। अब वीडियो को 1 सेकेंड कि जून क्वेश्चन नंबर 21 है कि जून 2024 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा भारत को लौटाई जा रही मूर्ति किस संत की है? तो राइट ऑप्शन इसका होगा संत तिरुमुकाई अलवर की है। राइट ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 2024 की विषय थीम क्या है? तो राइट ऑप्शन होगा ए, आइए अपनी प्रतिबद्धताओं पर कार्य करें और बाल श्रम का अंत करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ राजनयिक और आधिकारिक रिपोर्ट पासपोर्ट के लिए वीजा छूट पर एक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो बताइए राइट ऑप्शन क्या होगा? तो राइट ऑप्शन होगा मालदोवा। 1 सेकंड, मालदोवा। क्वेश्चन नंबर 24 है, कांस्य फिल्म फेस्टिवल 2024 में ग्रैंड फिक्स पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय फिल्म निर्माता का नाम बताइए। तो कांस्य फिल्म फेस्टिवल 2024 ग्रैंड फिक्स जो जीतने वाले पहले भारतीय फिल्म निर्माता हैं तो वह पायल कपाड़िया। राइट ऑप्शन हो जाएगा पायल कपाड़िया। क्वेश्चन नंबर 25 है, किस मंत्रालय ने 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मीडिया सम्मान के तीसरे संस्करण की घोषणा एवं की है? तो किस मंत्रालय ने 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मीडिया सम्मान के तीसरे संस्करण की घोषणा की है? तो वह जो होगा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। औद्योगिक नीति का प्रस्ताव जो आया था 1956 में उद्योग को कितने श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था? तो यह जो प्रस्ताव आया था तो उद्योग को जो कितने श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था? तो 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी दाहिने किनारे की सहायक नदी है? तो वो केन नदी है। कौन सी नदी है? 1 मिनट, केन नदी है। तो राइट ऑप्शन होगा केन नदी। ये क्वेश्चन है आपके सामने, विश्व में सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? तो विश्व में सबसे लंबा जो लिखित संविधान है वो अपने भारत का है। विश्व में सबसे लंबा लिखित संविधान अपने भारत का है। क्वेश्चन है, दल बदल विरोधी कानून किससे संबंधित है? यानी कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? दल बदल विरोधी कानून किससे संबंधित यानी किस अनुसूची में है? तो ये अपना जो कानून है वो 10वीं अनुसूची में है। 10वीं अनुसूची में है। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने लिखा है? तो निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने लिखा है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, माल विक्रम मंत्रम। नाम भी कैसे कैसे हैं।
क्वेश्चन नंबर 32 है, बांग्लादेश किस वर्ष तक पाकिस्तान का एक हिस्सा था? तो बांग्लादेश किस वर्ष तक पाकिस्तान का एक हिस्सा था? तो वह है 1971। 1971 राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये पाकिस्तान का हिस्सा था। अब ये आता है क्वेश्चन नंबर 33, विपिन चंद्र पाल निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इनके बारे में, जो विपिन चंद्र पाल के बारे में जो बताया गया है, उनमें से कौन सा कथन सही है? क्या वे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री थे? बिल्कुल नहीं। क्या वे स्वतंत्र भारत की पहली सरकार में रक्षा मंत्री थे? नहीं। तो राइट ऑप्शन जो होगा वह कांग्रेस के चरमपंथी समूह के सदस्य थे। तो कहते नहीं है लाल बाल पाल, यानी कि बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, ये 3 लोग थे जो गर्म दल के नेता थे, उनमें इनको भी गिना जाता है। और क्वेश्चन नंबर 34 है, जून 2024 में यूरोपीय परिषद के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो वो जून 2024 में यूरोपीय परिषद के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा एंटोनिया कोस्टा। क्वेश्चन नंबर 35 है आप लोगों के सामने, बर्लिन ओपन किसने जीता है? तो बर्लिन ओपन जो जीता है वो जेसिका पेंगुला। अगला क्वेश्चन है, एक सेकंड, ब्रिक्स गेम्स 2024 में टी.एस. स्नेहित ने कौन सा पदक जीता है? तो ब्रिक्स गेम्स टी.एस. स्नेहित ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। क्वेश्चन नंबर अगला, किस बैंक ने एनआरआई समुदाय को समर्थन देने के लिए व्यापक एनआरआई बैंकिंग समाधान शुरू किया है? तो वह जो बैंक है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 38 है, EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2024 का खिताब किसे दिया गया है? तो EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2024 का खिताब किसे दिया गया है? तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा वेलियन सुबैया को। क्वेश्चन नंबर 39, तो क्वेश्चन नंबर 39 में दिया गया है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो राइट ऑप्शन जो होगा वो जमशेदपुर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 40 है, इनमें से कौन हिमालय नदी प्रणाली का एक हिस्सा नहीं है? तो गंगा नदी भी हिमालय से निकलती है, सिंधु नदी भी हिमालय से निकलती है, और ब्रह्मपुत्र नदी भी हिमालय से निकलती है, पर गोदावरी नदी नहीं निकलती है, महाराष्ट्र के नासिक से होकर, आंध्र प्रदेश से होकर के और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। सरकार द्वारा किसानों को उनकी फसलों के लिए पूर्व घोषित मूल्य क्या है? तो सरकार द्वारा किसानों को उनके फसलों के लिए पूर्व घोषित मूल्य को कहते हैं, क्या कहते हैं? न्यूनतम बिक्री मूल्य, अधिकतम समर्थन मूल्य, अधिकतम बिक्री मूल्य या न्यूनतम समर्थन मूल्य। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा न्यूनतम समर्थन मूल्य। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से किस शासक ने दीन ए इलाही नामक एक नई जीवन शैली धर्म का प्रतिपादन किया? ये धर्म था दीन ए इलाही, इसमें सभी धर्मों का एक अकबर द्वारा चलाया गया था, उसमें बुलाया जाता था इस धर्म में। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो अकबर। क्वेश्चन नंबर 45, दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना जो की थी ना, वो कहाँ की थी? वो जो स्थापना की थी वो लंदन में की थी। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में से किस जीवाश्म का भूण, उत्पत्ति और मूल संरचना समान है लेकिन उनके कार्य जो हैं वो भिन्न हैं? तो निम्नलिखित में से किस जीवाश्म का भूण और उत्पत्ति मूल संरचना समान है लेकिन उसके कार्य भिन्न है? तो वो जो हो जाएगा विषम स्थानिक जीवाश्म। क्वेश्चन नंबर 47 है, 1912 में डैश ने ओलंपिक खेलों में पहली बार तैराकी में भाग लिया?
तो इसका ही राइट ऑप्शन ये हो जाएगा, महिलाओं ने 1912 में पहली बार तैराकी में भाग लिया है। क्वेश्चन नंबर 48 है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को CFC को किसके रूप में भी जाना जाता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC को किसके रूप में जाना जाता है? तो उन्हें फ्रेयॉन के रूप में भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 49, सरोजिनी नायडू 1925 में डैश सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी? तो वह जो बनी थी वो कानपुर में बनी थी 1925 में। और क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित में से किस देश में पंपास घास के मैदान स्थित हैं? तो निम्नलिखित में से किस देश में पंपास घास के मैदान स्थित हैं? तो वह अर्जेंटीना में स्थित हैं। अर्जेंटीना। अभी जो 2022 में अर्जेंटीना ने अभी फुटबॉल का खिताब जीता है, जो कतर दोहा में हुआ था, उसमें अर्जेंटीना विजेता रहा था, फ्रांस उप विजेता रहा था। इससे भी संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और अगला क्वेश्चन 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 50 तो हो ही गया है। क्वेश्चन नंबर 51, तो क्वेश्चन नंबर 51 है, भारत में सिक्कों का प्रचलन कब आरंभ हुआ? तो भारत में जो सिक्कों का प्रचलन जो है, जो 600 ईस्वी पूर्व में आरंभ हुआ, इसके बारे में कुछ व्याख्या दी गई है। भारत में सिक्कों का प्रचलन 600 ईस्वी पूर्व में आरंभ हुआ और सिक्कों का पहला ज्ञात प्रचलन 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के आसपास था, जब लीग और अन्य प्राचीन सभ्यताओं ने धातु के सिक्के का उपयोग करना शुरू किया और इन सिक्कों ने व्यापार और अर्थशास्त्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्वेश्चन नंबर 52 1-2 हिंदी के क्वेश्चन है और अगला पेपर कल है, तो उसमें हिंदी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेके आएंगे। उस वीडियो को एक बार जरूर देख लेना। 2 अथवा 2 से अधिक शब्दों से मिलकर एक नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? तो उसे समास कहते हैं। इसी प्रकार संधि को पूछ लेगा, 2 अथवा 2 वर्णों से मिलकर जो बनती है वो संधि मिलती है। और यहाँ समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप, यानी कि एक तरह का इकट्ठा होना, तो वो समास का शाब्दिक अर्थ होता है। लिखा है व्याख्या में, 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन सार्थक शब्द को समास कहते हैं। जैसे रसोई के लिए घर, रसोई घर भी कह सकते हैं। और संस्कृत एवं अन्य भारतीय भाषाओं को, तो रसोई के लिए घर, ये किसके लिए? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए, यानी कि ये संप्रदान तत्पुरुष समास हो जाएगा। इस प्रकार पूछेगा कि कुछ भी पूछ लेगा कि इसमें ऑप्शन दे देगा, 4 ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 53 है, समास का शाब्दिक अर्थ होता है? तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्न में से कौन सा पद अव्ययभाव समास है? तो अव्ययभाव समास की एक ऐसी पहचान है, जैसे हम तोड़ते हैं प्रति प्लस दिन। 1 सेकंड, प्रति प्लस दिन, तो इसमें प्रति ऐसा शब्द है जो एक उपसर्ग है, जिसमें भी कोई सा भी समास आ रहा है, जिसके प्रकार अव्ययभाव समास की ये एक पहचान होती है, जिसमें उपसर्ग जुड़ रहा हो आगे से, तो उसमें आंखें बंद करके अव्ययभाव समास लगाना है। और यहाँ क्वेश्चन नंबर 55 है, उधर गुजरती सिंधु लहरियां कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फैन उगलती फैन फैलाएं व्यालों सी, इन पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो पढ़ने से ही पता चल रहा है, एक भयानक सा रूप लेकर जो आ रही हैं सिंधु लहरियां, मतलब एक भयानक रूप। तो इसमें क्या करना होगा? वीर रस होगा। वीर रस तो वीर की भावना होती है, जैसे कि उस पर अभी उससे लेके आएंगे तो पता चलेगा, इसमें भयानक रस है। और इसके बाद वीडियो को यहीं पे रखते हैं और अगली वीडियो हिंदी से संबंधित लेके आएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।